तो आज का हमारा टॉपिक है इरिथ्रोपोएसिस। पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है? ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। इसका मतलब क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स जो होता है वो आरबीसी होता है। उनका ओरिजिन यानी वो वो पैदा होते हैं, डेवलप होते हैं और मैच्योर होते हैं, वो है इरिथ्रोपोएसिस। अब है साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। फीटल लाइफ में 3 स्टेजेस होती है। पहली तो है मीजोब्लास्टिक स्टेज। जो कि होती है फर्स्ट 2 मंथ्स में, यानी कि जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ है, जब बेबी मदर के वूम में होता है, उसके फर्स्ट 2 मंथ्स में मीजोब्लास्टिक स्टेज होती है, जिसमें जो है इरिथ्रोपोएसिस योक सैक से होती है। अब योक सैक क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो येलोइश पार्ट है ना, उसे योक सैक कहते हैं। आपने देखा होगा अंडे में जो येलो योक होता है ना, वैसा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन एम्ब्रायो का। फिर दूसरा स्टेज है वो है हिपैटिक स्टेज। हिपैटिक स्टेज में क्या होता है कि तीसरे मंथ से जो है इरिथ्रोपोएसिस होती है। मेन साइट है इसकी लिवर, और दूसरी स्प्लीन और दूसरे जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी होता है। उसके बाद तीसरी जो स्टेज है वो माइलॉइड स्टेज है, लास्ट 3 मंथ्स में होता है। ठीक है, इसमें जो है लिवर तो है ही, इसमें भी लिवर था और इसमें भी लिवर है, साथ में ही बोन मैरो भी है। उसके बाद है अप टू 20 इयर्स, ये तो फीटल लाइफ का हो गया। उसके बाद 20 साल की उम्र तक जो है इरिथ्रोपोएसिस जो है होती है, वो रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स में होता है, इंक्लूडिंग लॉन्ग बोन का जो शाफ्ट है वो। ठीक है, हर एक बोन में होता है इरिथ्रोपोएसिस। लेकिन क्या है, आफ्टर 20 इयर्स ऑफ एज खाली मेम्ब्रेनस बोन्स में होता है, जैसे कि वर्टिब्रे, स्टर्नम और रिब्स, और एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में होता है। लॉन्ग बोन्स का जो शाफ्ट है वहां पे नहीं होता है, खाली एंड्स में होता है लॉन्ग बोन की। शाफ्ट में क्यों नहीं होता है? क्योंकि शाफ्ट में क्या होता है कि वहां पे जो रेड बोन मैरो होती है, जहाँ पे इरिथ्रोपोएसिस पहले होता था, वो अब येलो बोन मैरो में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है आफ्टर 20 इयर्स। तो वहां पे इरिथ्रोपोएसिस का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, और वहां पे फैट, येलो बोन मैरो में फैट की स्टोरेज होती है, एडिपोस। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आफ्टर 20 इयर्स खाली एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में होता है और मेम्ब्रेनस बोन्स में होता है। उसके बाद हम आते हैं स्टेजेस पे। ठीक है, स्टेजेस पे आता है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल मतलब प्लूरिपोटेंट मतलब क्या है कि वो कोई भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है, चाहे वो WBC हो, चाहे वो RBC हो, चाहे वो प्लेटलेट हो। प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल यानी कि वो अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, वो कोई भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है आगे जाके। तो प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है वो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट बनाता है। ठीक है, और उसके बाद वो CFUE यूनिट बनाता है।
अब फर्स्ट स्टेज पे आ जाता है जो कि है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इसमें क्या होता है कि इसका जो साइज है ना वो 20 माइक्रोन होता है। उसके बाद अ, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है। आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है वो लार्ज है। फिर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट है इसमें। फिर न्यूक्लियस हैज 2 और मोर न्यूक्लियोलाई। अब देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है दो, ये न्यूक्लियोलाई है और ये पूरा न्यूक्लियस है, तो इसमें 2 न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है। तो 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियोलाई हो सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं साइटोप्लाज्म जो है इसका वो बेसोफिलिक है। अब ये बेसोफिलिक क्या है, इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी है। तो ये हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन एक्सेस में है तो वो स्टेनिंग प्रॉपर्टी एसिडोफिलिक हो जाएगी। बट यहाँ पे जब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में साइज है 15 माइक्रोन। न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपियर हो जाता है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोलाई था और यहाँ पे न्यूक्लियोलाई नहीं है। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बेसोफिलिक है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। अब इसका जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो कंडेंस्ड हो जाता है, होना चालू हो जाता है। ठीक है, क्रोमैटिन नेटवर्क जो क्रोमोसोम होता है ना, इससे धीरे धीरे क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस्ड होना चालू हो जाता है। ऐसे एकदम क्या कहते हैं, ऐसे कंडेंसेशन होता है और क्रोमैटिन नेटवर्क। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसमें क्या होता है, साइज होती है 10 से 12 माइक्रोन। अब आप देख सकते हैं इसमें हीमोग्लोबिन अपीयर हो रहा है। थोड़ा सा ये एकदम वाइट है और इसमें थोड़ा रेडिश कलर आ रहा है, तो हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपीयरिंग। उसके बाद न्यूक्लियस स्टिल प्रेजेंट। अब देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, ये प्रेजेंट है। क्रोमैटिन नेटवर्क फर्दर कंडेंसेट। अब क्रोमैटिन नेटवर्क जो था यहाँ पे कंडेंस हो रहा था और यहाँ पे वो जो है वो फर्दर कंडेंस्ड हो जाता है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो पॉलीक्रोमैटिक या पॉलीक्रोमोफिलिक होता है। इसका मतलब है इसका मतलब पॉलीक्रोमैटिक या पॉलीक्रोमोफिलिक का क्या मतलब हुआ कि इस स्टेज में आप देख सकते हैं ये थोड़ा रेडिश है, मतलब हीमोग्लोबिन एकदम थोड़ा ही है, थोड़ी ही मात्रा में है। अगर ज्यादा मात्रा में होता हीमोग्लोबिन तो ये एसिडोफिलिक हो जाता, लेकिन बहुत कम हीमोग्लोबिन है तो ये पॉलीक्रोमैटिक या पॉलीक्रोमोफिलिक हो जाता है साइटोप्लाज्म का स्टेनिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद आते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज पे। इसमें साइज जो होती है वो होती है 8 से 10 माइक्रोन। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो एसिडोफिलिक होता है क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है भारी मात्रा में। तो उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है वो इंक स्पॉट जैसा दिखता है। आप देख सकते होगे कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें ये इंक स्पॉट दिखाई दे रहा है। क्यों होता है ऐसा इंक स्पॉट? क्योंकि इसमें जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो और भी ज्यादा डेंसली कंडेंस्ड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कंडेंस हो जाता है, तो ऐसा इंक स्पॉट न्यूक्लियस दिखाई देता है। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज इट डिसइंटीग्रेट्स एंड डिसअपियर्स बाय पाइक्नोसिस। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है बाय प्रोसेस नोन एज पाइक्नोसिस। ठीक है, उसके बाद है रेटिकुलोसाइट स्टेज।
इसमें क्या होता है कि इमेच्योर आरबीसी होता है, साइज होती है 7 से 7.5 माइक्रोन। फिर इसमें जो है वो साइटोप्लाज्म है, उसमें रेटिकुलम नेटवर्क होता है। आपको दिखाऊं तो ये रेटिकुलम नेटवर्क दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है रेटिकुलम नेटवर्क? क्योंकि इस स्टेज में हमने देखा कि न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ साथ और भी ऑर्गेनल्स डिसइंटीग्रेट और डिसअपियर होते हैं। तो उनके जो रिमेन्स होते हैं, उन रिमेन्स के वजह से जो है वो रेटिकुलम नेटवर्क फॉर्म होता है, फॉर्म ड्यू टू रेमनेंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनल्स, ठीक है। फिर स्टेनिंग प्रॉपर्टी है बेजोफिलिक, ठीक है। बेजोफिलिक क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है, तो ये एसिडोफिलिक होना चाहिए था। बेजोफिलिक इसलिए है क्योंकि इसमें जो है डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनल के जो रेमिनेंस है, रिमेन्स है, जो डिस्ट्रॉयड ऑर्गेनल्स है उसके जो रिमेन्स है, उनकी वजह से वो बेजोफिलिक हो जाता है। नहीं तो अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा प्रेजेंट होता है तो वो स्टेनिंग प्रॉपर्टी उसकी एसिडोफिलिक होती है। अब इस स्टेज में जो है, जो आरबीसी है वो एंटर कर जाता है ब्लड कैपिलरीज बाय द प्रोसेस नोन एज डायापेडेसिस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इरिथ्रोसाइट। ये जो है हमारा मेन मेच्योर आरबीसी होता है। इसमें जो रेटिकुलर नेटवर्क होता है वो डिसअपियर हो जाता है। अगेन देखते हैं कि इसमें रेटिकुलर नेटवर्क नहीं है, जबकि इसमें था, तो इसमें डिसअपियर हो जाता है। फिर क्या होता है, साइज 7.2 माइक्रोन होता है, बाइकॉनकेव इन शेप होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और एसिडोफिलिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो एसिडोफिलिक हो जाता है। भारी मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है इसलिए एसिडोफिलिक हो जाता है। अब चेंजेस क्या होते हैं? पहले तो रिडक्शन इन साइज होता है। रिडक्शन इन साइज देखा 20 माइक्रोन, 15 माइक्रोन, ठीक है। ऐसे करते करते 7.2 माइक्रोन पे पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इन सब में हीमोग्लोबिन नहीं था, इधर से अपीयर होना चालू हो जाता है और हीमोग्लोबिन अपीयर होता है आरबीसी में ऐसे करके। उसके बाद डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियस। इसमें था न्यूक्लियस न्यूक्लियोलाई, फिर सब डिसअपीयर करते करते आरबीसी में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई नहीं बचता। चेंज इन स्टेनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। चेंज होती है स्टेनिंग प्रॉपर्टी, जैसे इसमें थी बेजोफिलिक, इसमें भी बेजोफिलिक, ठीक है। इसमें पॉलीक्रोमैटिक, एसिडोफिलिक और एसिडोफिलिक, ऐसे चेंज होती रहती है स्टेनिंग प्रॉपर्टी। अगर आपको नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।